हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर 18 फरवरी 2021 का शिफ्ट नंबर थर्ड। इससे पहले शिफ्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का एनालिसिस आपको मैथ का प्रोवाइड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट करना चाहते हैं, लाइक 2013 के, 2017 के, 14 के, उसका सबका आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, जहाँ पर मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए पढ़ना चाहता है, कंप्लीट अर्थमेटिक सीखना चाहता है, तो आई रेकमेंड फॉर द फिरदौसी बैच। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ए टू जेड, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर देना चाहते हो तो ही आप इस कोर्स को लगाओगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे इसमें से कोई भी पेपर देना चाहते हो जहां पर आपको अर्थमेटिक आ रहा है, जहां पर लिखा आ रहा है कि परसेंटेज है, तो आप फिरदौसी बैच को फॉलो कर सकते हो। चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो एफकैड का पेपर हो, चाहे वो सीएपीएफ का पेपर हो, कोई भी एग्जाम है, आप इस बैच को लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले बेसिक है, फिर उसके हाई लेवल के क्वेश्चन है, फिर उसके ऊपर शॉर्टकट है, फिर स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन है। तो एक एक चैप्टर आपको 2-3 घंटों में यहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। जो ऐसे चैप्टर हो सकते हैं जो कि आपको 3-3 4-4 दिनों में खत्म करने चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पे 2-3 घंटों में कवर करवाए हैं। बट आपको कवर करने के लिए वो एक दिन पूरा लगेगा अगर आपने अच्छे से सीखना है तो। ठीक है। ऐसे ही आपको और भी यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आप रीजनिंग को पढ़ना चाहते हो तो एफकैड की, सीएपीएफ के कोर्स की यहाँ पे रीजनिंग अवेलेबल है, उसको फॉलो कर सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, सीएपीएफ के लास्ट 20-22 साल के प्रीवियस ईयर अवेलेबल है। तो ऐसे आपको काफी प्रीवियस ईयर अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे वो सी सेट एग्जाम हो, एसएससी हो, या फिर अगर आप हायर मैथ सीखना चाहते हो, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, लॉगरिथम, ये सारा कुछ मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आपको क्या करना है, 2-4 मिनट लगा के जो भी प्लेलिस्ट पढ़नी है वो आपको खुद ही चेकआउट करनी पड़ेगी। ठीक है। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। काफी बच्चों के कमेंट आते हैं तो मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ड्यू टू सम रीजन। तो अगर आप इस ज्वाइन चैनल के अंदर ये मेंबरशिप को ले लेते हो, बाय कर लेते हो, तो जो भी आपका कमेंट होगा, जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, वो यहाँ पे मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। तो इसको भी आप सारे बच्चे बाय कर सकते हैं पर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। इन ए कॉन्टेस्ट ए पार्टिकुलर secured 30% but failed to proceed next round by 30 point. Another candidate scoring 30 point more than the qualifying marks scored 45%. What is the qualifying point in the contest? मतलब यहाँ पे पासिंग मार्क्स आपसे पूछे गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो कर भी सकते हो। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको फिरदौसी बैच में अवेलेबल है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 30%, तो सिंपल हम ये लिख सकते हैं कि 30% जब उसको नंबर मिले तो वो 30 नंबर से फेल हो गया। ठीक है। और अगर उसको 45% यहाँ पे नंबर मिले तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे 30 नंबर ज्यादा से पास हो जाता है, जितना पासिंग मार्क्स है उससे ज्यादा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आना चाहता हूँ तो मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि 15% की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना वैल्यू इंक्रीज होगा। अब आप सारे बच्चे सोच के देखो। पासिंग मार्क्स को मैं मान लेता हूँ कि 100 है। एक बंदा कह रहा है मेरे 30 नंबर कम आए तो 70 आए, एक बंदा कह रहा है मेरे 30 नंबर ज्यादा आए तो 130 आए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, 60 नंबर। क्लियर। 60 नंबर इंक्रीज हुआ ना। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फेल बाय 30 हो रहा है, पास बाय 30 हो रहा है, तो गैप कितना का आएगा यहाँ पे, 60 नंबर का। और अगर मैं परसेंटेज में इंक्रीज करूंगा तो वो 15% है, और नंबर में इंक्रीज करूंगा तो वो 60 नंबर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 15% की वैल्यू 60 नंबर है। तो अगर 15 की वैल्यू आपके पास 60 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, इसका डबल कर दे तो 30 हो जाएगा। 30% की वैल्यू 120 होगी। मतलब जो ये वाला पर्सन था, इसको 120 नंबर मिले होंगे, बट फिर भी वो 30 नंबर से फेल हो रहा है। अगर 120 नंबर मिले और फिर भी आप 30 नंबर से फेल हो रहे हो, अगर मैं आपको 30 नंबर दे दूं तो क्या वो आप क्वालिफाइंग मार्क्स में लेकर आओगे? तो दैट इज द क्वालिफाइंग नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन 6, 6 एंड 8। व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल? यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे काफी बच्चों को एक ना डाउट रहता है कि सर ये दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला, कई बार बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं। मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन बैच के अंदर ये नॉर्मली डाउट आते हैं, हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला। अब बात आगे करें तो एरिया के लिए आपको 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। एरिया के लिए कम से कम 3-4 फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, लगता है नहीं लगता है, सारा आपको पता होना चाहिए पेपर से पहले। ठीक है। उसके लिए आप मेंसुरेशन वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे आपके पास दो साइड बराबर है, तो हमें इसका मान लेते हैं फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि वहां पे बी बाहर आएगा, एच कहाँ पे होगा, पता नहीं चल रहा।
बट हर एक बच्चे को जब भी आप कहीं से भी पढ़ते हो तो आपको हीरोज फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, हीरोज फॉर्मूला फॉर द एरिया व्हेन साइड्स आर गिवन। ठीक है, तो आपको हीरो फॉर्मूला पता होना चाहिए। हीरो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? एस इज अ सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर इज साइड का सम जो होगा, सो साइड के सम को पेरीमीटर बोलते हो, पेरीमीटर को हाफ कर दोगे सेमी पेरीमीटर। क्लियर? सो आपके लिए एरिया क्या होगा, उसके लिए पहले आप सारी साइड को ऐड करोगे, 6 + 6 + 8, तो आंसर यहाँ से चेक कर लोगे, यहाँ पे कितना आएगा 12, 12 और 8 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 20, 20 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10। तो यहाँ पे एस की वैल्यू मैं सीधा लिखूंगा 10। और जो हमारे पास पहली साइड है, अगर मैं यहाँ पे 6 फिल कर रहा हूँ, पहली साइड 6 है तो इसमें से 10 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे 4। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे हमारे पास फिर से 4, फिर आएगा मेरे पास 2। अब सारे बच्चे एक चीज सोच के देखो, 4 का स्क्वायर रूट तो हर एक बच्चे को पता है, 4 का स्क्वायर रूट तो हर एक बच्चे को पता है। ठीक है, या तो आप ऐसे बाहर कर लो या फिर आप ऐसे सोच लो कि 4 इंटू 4 हो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 4। आप ऐसे भी डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। फिर जो 10 है, 10 को मैं यहाँ पे रीचेंज कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे रूट 5 को अंदर रहने देते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 8 रूट 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मैंने आपको ये फॉर्मूले से सिर्फ इसलिए बताया है कि मान लेते हैं कि कई बार फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो हीरोज फॉर्मूले को याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब? जब साइड गिवन होती है तब। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड। क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक आपको आना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके पहले एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लो। अब मैं इसके आंसर के ऊपर डायरेक्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। और अगर मैं पूछूं आपसे कि अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अब इसका बेसिक क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए अमाउंट, अमाउंट किसी और शॉर्टकट से आ सकती है नहीं आ सकती है, वो सारा आपको फिरदौसी बैच में बताया हुआ है। ठीक है, सो अभी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल आपके पास गिवन है, दैट इज 1400, 14,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ये आपके पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को ऐड कर दूं, तो मेरे पास अमाउंट क्या है, ये 26,500 आ रही कि नहीं आ रही? तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे, ये 25,500 के आसपास आएगी, जो कि 26,000 के आसपास नहीं आ रही। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपके पास गलत होगा। ऐसे ही आप इसको सेकंड वाले को चेक करोगे, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए राइट, ये आपका सही आएगा। ठीक है, कि प्रिंसिपल अगर इतना आएगा तो अमाउंट इतना होगा, आफ्टर 6 ईयर 13% ऑफ इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा है, तो कैलकुलेशन आप सारे बच्चे जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 7 people increase by 5 kg when a new person come in a place of one of them weighing 55 kg. What is the weight of new person? काफी इजी क्वेश्चन है, और इसको भी सारे बच्चे बेसिक से कर लोगे तो भी हो जाएगा, शॉर्टकट से कर लोगे तो भी हो जाएगा। पंगा ये है कि आपने इस क्वेश्चन को पहले किया होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का सिंपल वर्ड्स के अंदर मतलब होता है हर एक पर्सन को बराबर बराबर वही चीज मिल जाए। जैसे कि हमारे पास 7% है, और 7% की मान लो कोई एवरेज है, हमें नहीं पता वो एवरेज क्या है, बट यहाँ पे मान लेते हैं 7%, 3 4 5 6 7, 7 की कोई भी एवरेज है, मान लेते हैं एक्स एवरेज है, तो हर एक पर्सन को यहाँ पे एक्स एक्स नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हर एक को यहाँ पे एक्स एक्स नंबर मिलेगा, तो इनकी एवरेज भी एक्स ही आने वाली है। वैसे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। क्लियर? सो नाउ उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, उन्होंने बोला है कि 7% की जो एवरेज है वो इंक्रीज होगी 5 से। जो भी इनकी यहाँ पे एवरेज एक्स रही होगी, अगर एवरेज एक्स है तो हर एक को एक्स एक्स नंबर मिलेगा, बट वो नंबर यहाँ पे 5 नंबर से इंक्रीज हो गया। अगर एवरेज ही 5 नंबर से बढ़ चुकी है, तो सारे बच्चे खुद सोचो, क्या हर एक पर्सन को यहाँ पे 5 5 नंबर जो है वो यहाँ पे अलग से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? ये क्लियर हुआ? तो अलग से कितना नंबर मिल गया यहाँ पे, 15, और ये भी 15 और ये 5, 35। तो अलग से 35 नंबर तो यहाँ पे ऐड हुआ है। कब? जब यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आया तब। बट क्या वो न्यू पर्सन 55 केजी का रहा होगा? नहीं भैया, वो 55 केजी जो गया होगा यहाँ से, वो तो 55 लेकर आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर 55 जाएगा 55 आएगा तो एवरेज वही रहती। अब जो नया पर्सन है वो 55 तो लेकर ही आया, 35 नंबर और लेकर आया, तभी एवरेज हर एक की 5 नंबर से बढ़ी है।
तो इसकी न्यू एवरेज क्या होगी, इनको जस्ट ऐड करेंगे तो 90 होगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, मतलब जो न्यू पर्सन है वो 90 केजी लेकर आया होगा। अदरवाइज आप सम डिवाइड बाय नंबर करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा इसमें से ग्रेटर है। वैसे इसका शॉर्टकट भी है बट आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके चेक कर लो कि कौन सा नंबर ग्रेटर आ रहा है लेसर आ रहा है। जैसे कि ये हमारे पास 30/7 हो गया। 30/7 क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो गया। ठीक है, ये इसको आप चेक कर लोगे। ये 50/5 है, 50/9 है, दैट इज ए 5 पॉइंट समथिंग। इसको चेक कर लोगे, दैट इज ए 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ये ग्रेटर है, ये उससे ग्रेटर है। वैसे इसका शॉर्टकट गैप वाला भी है हमारे पास एक। फिर दूसरा हमारे पास है नीचे वाला पोर्शन, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट की बात कर लूँ, देखो जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 को यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/2 और यहाँ पे 12 की पावर 1/3। इसी का तो मतलब होता है ना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की पावर को 6 कर देता हूँ। दोनों की पावर को 6 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है ये इससे कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ पर जो 2 है वो इसके 6 से कटेगा तो ये आएगा 6 का क्यूब। ऐसा क्यों करना पड़ता है, ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि आपको ये थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि यहाँ पे अगर 2 है और 3 है तो इनमें से ग्रेटर कौन है, ये वाला नंबर। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी नंबर वही ग्रेटर रहेगा। अगर 3 का क्यूब करूंगा, 2 का क्यूब करूंगा तो भी वही ग्रेटर रहेगा। मतलब अगर किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर क्यूब कर देता हूँ बराबर पोर्शन में, जो नंबर ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा। तो अगर मैं पावर 6 रख रहा हूँ यहाँ पे, जो नंबर ग्रेटर है वो ग्रेटर ही आएगा। बस ये कैलकुलेशन को आसान करना है तो ये 2 और 3 से कट करने वाला हमने नंबर लेना है, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 12 का क्यूब 144। तो ये वाला ग्रेटर नहीं है, ये वाला नंबर ग्रेटर होना चाहिए था। और यही नंबर, सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर भी लिखा हुआ है, दैट्स वाई दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। मोनिका इज ट्वाइस एफिशिएंट एज रितु। तो मोनिका जो है वो रितु से यहाँ पे क्या है, ट्वाइस एफिशिएंट। टेक 60 days less than Ritu to complete a job. Find the time in which they can finish the job together. काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शिफ्ट नंबर फर्स्ट सेकंड में भी आया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये एफिशिएंसी है तो टाइम क्या होगा, टाइम इसका हमेशा उल्टा होता है। और मोनिका को यहाँ पे 60 दिन कम लगते हैं। टाइम में रेशियो में कितना कम लग रहा है, 1 दिन। और गिवन कितना है, 60 दिन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोनिका अकेले को 60 दिन लगने चाहिए। एक की वैल्यू 60 है तो दो की वैल्यू 120 होगी ना फिर। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि मोनिका को यहाँ पे 60 दिन में काम खत्म करना था, रितु को 120 दिन में काम खत्म करना था। काम करने की कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 120, दैट इज अ टोटल वर्क। 120 को 60 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी, 120 को 120 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी। तो मोनिका और रितु अगर दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो 2 एफिशिएंसी और 1 एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी से काम होगा। तो 120 अगर 3 की एफिशिएंसी से काम होगा तो इनको टोटल 40 दिन लगेंगे अगर मिलकर काम खत्म करेंगे। हो सकता है आप में से जो भी बच्चा इसको पहली बार देख रहा होगा उनको लग रहा होगा ये पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो आई रेकमेंड फॉर द फिरदौसी बैच आप 15-20 मिनट लगाओ टाइम एंड वर्क के। तो ये सारा सिस्टम क्यों होता है, कैसे लगाना है, क्या इसका कोई और मेथड है, वो सारा वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। A girl buy a cycle for rupees 7,500 and sell it at a loss of a 25%. What is the selling price of the cycle? काफी आसान क्वेश्चन है। आज के शायद इस पेपर में तो मुश्किल है, आज के पेपर में आने ऐसे। जब 2023 का पेपर दोगे तो इतने आसान क्वेश्चन तो मुश्किल है, बट 2021 में भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, बट उनमें से एक आसान क्वेश्चन ये है। ठीक है, सो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाय, बाय का मतलब होता है सीपी। अगर सीपी कोई भी थी वैल्यू, उसको 25% लॉस पे बेच रहा है तो मतलब 100 के बदले में 25 रुपए कम बेच रहे हैं। तो कितने का बेच रहा होगा, 75 का। तो यहाँ पर बस इतनी सी तो कैलकुलेशन है इसके अंदर, 3/4। क्लियर, 3/4 करोगे और इसको आप सिंप्लीफाई यहीं पे कर सकते थे। चलो यहाँ पे आप इसको ऐसे करने के बजाय आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो। 7500 है, यहाँ पे आएगा 75/100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गई तो 75 का स्केयर रह गया। 75 का स्केयर है, 5 का स्केयर कितना होता है, 25। 7 के आगे वाला नंबर है 8, 8 इंटू 7 करेंगे 56। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कई बार आती है, 75 का, 85 का स्केयर, 95 का स्केयर, वो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में शॉर्टकट बताए हैं कैलकुलेशन वाले। बट मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट आज के जमाने में आपको कामयाब नहीं करेंगे। आई रेकमेंड फॉर दैट कि अगर 75 का स्केयर आएगा
तो आप उसको 75 और 75 मल्टीप्लाई करके जल्दी से कर लो। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये शॉर्टकट आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। A student multiply a number by 2/7 instead of 5/7. What is the percent of error? So you have to remember कि अगर वो नंबर हमारे पास यहाँ पर नंबर जो है मल्टीप्लाई बाय करना था 2/7 इंस्टेड ऑफ 5/7, मतलब उसने यहाँ पे 2/7 से करना था, 5/7 से कर दिया, तो एरर क्या होगा? वैसे तो आप इन्हीं का एलसीएम लेके कर सकते हैं सॉल्व, बट आई रिकमेंड कि अगर 7 7 डिनोमिनेटर में है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो नंबर जो है वो आपका 2 और 5 आ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ ये फ्रैक्शन को बाहर निकालने के लिए। हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स को। कब? जब हमारे पास कभी भी क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज या रेशो में होगा तब। ठीक है? एरर फाइंड करने के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 5 नंबर है, तो आप सारे बच्चे खुद ही चेक कर लो कि अगर उस पर्सन ने मल्टीप्लाई बाय करना था यहाँ पे 5 से, मल्टीप्लाई बाय करना था यहाँ पे 2 से, कर दिया उसने 5 से, तो एरर तो आया और उसका रिजल्ट आ गया 5, आना चाहिए था 2। तो एरर कितने का आया? 3 नंबर का। किसके ऊपर? ये 5 के ऊपर, क्योंकि ये नंबर अभी आया हुआ है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका एरर परसेंट आएगा 60%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ एग सॉल्ड इन द होल वीक इज 1600, फाइंड द नंबर ऑफ एग सॉल्ड ऑन मंडे। ये स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पे लिखी होती है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो फॉर आईबी एग्जाम, बट अगर आप बैंक एग्जाम के अंदर जा रहे हो तो आपको सारे स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है। ठीक है? तो मंडे का डाटा पूछा हुआ है, टोटल आपके पास 1600 है, तो मंडे के लिए 18% यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिंपल वर्ड्स में हम लिखेंगे यहाँ पे 1600 का 18%। सो जब यहाँ पर ये कट हो जाएगा तो सीधा आपका आंसर आएगा 288। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड between P R A in the ratio 5:8:15. So we can say P R and A. The ratio is given 5:8:15. सो द डिफरेंस बिटवीन द आर एंड ए का डिफरेंस कितना है? 7। तो 7 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? यहाँ पे 6000 अवेलेबल है। टोटल मनी पूछा हुआ है, तो टोटल मनी इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 28। सो अगर 7 की वैल्यू 6000 है तो 28 की वैल्यू कितनी होगी? आप सिंपल वर्ड्स में चेक कर सकते हैं। इसका मल्टीपल 4 है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, ये आपके पास 24000 आएगा। सो ऑप्शन नंबर जो है आपके पास यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। The given table show quantity of commodity consumed by family in a year by what percent in the consumption of millets more than the by बाजरा। सो उसने ये पूछा हुआ है कि जो हमारे पास यहाँ पे बाजरा मिलेट्स हैं, वो बाजरा से यहाँ पे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सिंपल चेक करो कितना परसेंट ज़्यादा है। 50 नंबर ज़्यादा है किससे? बाजरा से। तो बाजरा यहाँ पे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा सीधा सीधा 100%। मतलब आप ये समझ के चलो कि जो भी वैल्यू यहाँ पे लास्ट में लिखी होती है, मैं एक बार समझा देता हूँ। मिलेट्स आपके पास 100 थे, बाजरा आपके पास यहाँ पे 50 है। सो यहाँ पे आप चेक करो जो मिलेट है वो यहाँ पे इससे कितना ज्यादा है? 50 नंबर। किससे? बाजरा से। तो बाजरा ही यहाँ पे डिवाइड होगा मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जिससे कंपेयर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। The given graph show the population of a country. So calculate the percentage increase in the population from 2006 to 2008. तो 6 से 8 के बीच में पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है यहाँ पे चेक करोगे। 200 नंबर। किससे कंपेयर हुआ है यहाँ पे? 2008 8 से हुआ है या 6 से, वो भी चेक करना है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इसी में गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ, फिर से समझो। फ्रॉम 2006 टू 2008 यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कितना हुआ है? 200। कंपेयर किससे हुआ है? इससे इंक्रीज हुआ है, तो कंपेयर इससे होगा ना, तो यही डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंट आएगा 25%। अब पंगा है डाटा इंटरप्रिटेशन। काफी बच्चों को लगेगा सर इतने क्वेश्चन आगे तो कहाँ से करें, तो डाटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो भी इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बस ये है कि आपको प्लेलिस्ट में जाके थोड़ा सर्च इंजन आपको खुद करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक आपने खुद प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। Find the simple interest of for 2000 for 2 years at the rate of 5% per annum। शॉर्टकट ये कहता है कि 5% एक साल का है, तो 2 साल में कितना आएगा? 10%। तो इसका 10% कितना होगा? 200। ये आपका आंसर है। बट जिन बच्चों को नहीं पता है शॉर्टकट, आई रेकमेंड बेसिक आना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। PRT by 100 is equal to the interest, that is equal to 200। that is the right answer। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। Find the volume of a cylinder with radius as 7 centimeter and height is 10 centimeter. The volume of pi, the value of pi is 22/7। सो वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला मैंने बोला ही था, मेंसुरेशन 2D 3D के आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। सो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? पाई आर स्केयर एच फॉर द सिलेंडर। सो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7 × 7, हाइट की वैल्यू है 10।
ये इससे कट जाएगा, 2200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 154 और 0 आ जाएगी साथ में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय प्रिया टू क्लीन द हाउस इफ एम कैन डू इन 5 डेज, टुगेदर कैन डू इन 3 डेज। सो पी का हमें यहाँ पे फाइंड करना है, बट ये पता है कि पी के साथ अगर एम दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे 3 दिन में काम खत्म होगा, अगर एम अकेला पर्सन काम करेगा 5 दिन में काम खत्म होगा। सबसे पहले दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 एफिशिएंसी, 5 से डिवाइड करोगे 3 एफिशिएंसी। अगर मोना की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, अगर मोना की एफिशिएंसी 3 है, इसको 5 बनाने के लिए मुझे प्रिया की एफिशिएंसी को 2 रखना पड़ेगा, और अगर प्रिया 2 की एफिशिएंसी से 15 काम अकेला खत्म करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा 15/2, 7.5 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी कैलकुलेशन का काफी इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास से आप कर सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से और प्लस एक्स, ये हाफ है उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे 87 इंटू 2। तो हमें ये x को फाइंड करना है। सिंपल सा फर्क आप ये देख सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये लग रही है कि जैसे 80 है, इसको आप 80 मान लो, 80 इंटू 20 होगा 1600 के आसपास, ठीक है। ये आपके पास 300 है, 300 इंटू 8 कर लोगे तो ये आएगा आपके पास 2400। तो दोनों को ऐड करोगे तो 3-4 हजार से वैल्यू ऊपर जाने वाली है, और ये वैल्यू सारी जाके क्या होगी, इधर आके माइनस में आएगी, तो माइनस में आंसर आएगा 4000 के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए की दिख रहा है। बाकी आप क्या कर सकते हो, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। Two worker AB can complete a work in 35 days, 45 days respectively. Both A and B started working together. However, A left after some days and B alone completed the remaining work in 29 days. Find the number of days AB together. काफी आसान क्वेश्चन है, बट फिर से वही पंगा है कि जिस बच्चे ने फिर दौसी बैच नहीं पढ़ा या जिस बच्चे को टाइम एंड वर्क का बेसिक नहीं आता, वो क्वेश्चन इनके लिए थोड़ा सा लेवल बना लेगा अपने आप ही, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ए और बी जो है दोनों मिलकर अलग अलग काम कर रहे हैं यहाँ पे 35, और बी जो है वो अलग काम करता है अपना उसी काम को 45 दिन के अंदर, ठीक है। इनिशियली बोथ उन्होंने दोनों ने काम शुरू किया। सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम आएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 5, फिर 7 और 9 बचेगा, ये इसका एलसीएम निकालने का तरीका है। बाकी आप इसको एलसीएम साइड बाय साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जब आप इसको 35 से डिवाइड करोगे इसकी एफिशिएंसी 9 आएगी, इससे डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ पे 5 आनी चाहिए, नहीं सॉरी 5 तो होगा, 7 आनी चाहिए। क्लियर। सो अब उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। हाउएवर ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी कंप्लीट अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 29 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डे ए बी वर्किंग टुगेदर। सो बी ने अकेले ने काम कितना किया, बी ने 29 दिन काम किया 7 की एफिशिएंसी से, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 7 है। तो आप 7 इंटू 9 करोगे कितना हो जाएगा 63, 6 कैरी चला जाएगा, 7 इंटू 2 14, 14 और 6 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 20। तो 203 काम तो ये करेगा, और ये है कितना काम है उसको भी चेक कर लो। ये मेरे पास टोटल है 35, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करना था। अब इसको करने के देखो दो तरीके हैं मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई का भी शॉर्टकट है, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, एक है आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 350, उसमें से 35 को बाहर कर दोगे, 350 में से 35 बाहर करोगे 315। ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर सीधा अगर शॉर्टकट में नहीं पढ़ना तो 35 इंटू 9 करो, आई रेकमेंड फॉर दिस, ठीक है। सो अगर मैं इसका यहाँ पे देखूं, काम इतना था, उसमें से बी ने सिर्फ इतना काम किया लास्ट के दिनों में अकेले ने, अलोन। तो काम बच कितना गया, काम बच गया होगा 2 और 1 और 1, 112 काम बच गया होगा। अब ये काम कौन करके गया होगा, जब ये पहले काम कर रहे थे तब ये इकट्ठे करके गए होंगे फिर। तो ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी है कितनी, ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की एफिशिएंसी 7 है, तो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 16 आई। 16 एफिशिएंसी से अगर मैंने यहाँ पर 112 काम खत्म करना होगा तो कितने दिन लगने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये मेरे पास 6-7 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से 7 डेज। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लेना सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़े बहुत आपको थोड़ा बेसिक जो है इसका आना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। सो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो 3 और 4 से डिवाइड होगा। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन दिख रहा है, 9 नंबर, ये वाला सबसे ग्रेटेस्ट है, बट 4 का डिविजिबिलिटी का पता है ना सबको कि लास्ट नंबर क्या होंगे आपके पास, लास्ट दो नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 99 तो नहीं होगा, 96 हो जाएगा, 94 आपका डिवाइड नहीं होगा, 98 भी आपका नहीं होगा, तो ये एक ही नंबर बचा।
क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। अगर मैं बाकी शिफ्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड के अंदर बात करूँ तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी बच्चों का शायद रुका होगा, बट अगर आप इसको एक बेसिक से कर लेते हैं, शॉर्टकट से हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक से कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आप इसमें एक्स वाई जेड से करोगे तो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। सारे बच्चे आई रेकमेंड कि आप सारे बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया होता या ऐसा जैसा कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको कैसे टैकल करोगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी अभी इसका कंप्लीट आंसर। आप इसको एक्स वाई जेड बनाकर भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा स्टेटमेंट आपका लेंथी पड़ेगा। लास्ट में मैं सीधा एंड में जा रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है नाउ ईच ऑफ देम हैज द सेम नंबर ऑफ कैंडीज। अगर हर एक के पास यहाँ पे कैंडी सेम है, पी क्यू आर, अभी तक अगर किसी बच्चे ने इसको स्टार्ट करके पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन को, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉपी में लेकर उठा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी फायदा होगा। नहीं तो मैं तो सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको उसका कम फायदा होगा अगर आपने खुद ट्राई नहीं किया तो। ठीक है, सो पी क्यू आर के पास सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि सेम नंबर ऑफ कैंडीज है। अगर 180 टोटल है तो हर एक के पास कितने कितने कैंडीज आए होंगे, 60 आए होंगे, तभी बराबर हो गए सबके पास। ठीक है, लास्ट में बिल्कुल एंड में। और उसने क्या लिखा है लास्ट में, आर है ऑल्सो गिव पी एज ट्वाइस एज मच मनी कैंडीज टू पी ऑलरेडी हैव। मतलब जो आर है उसने क्या किया है, उसने दो गुना किसको दे दिया है, पी को दे दिया है। मतलब पी के पास अगर एक नंबर होगा तो आर के पास दो नंबर होगा। बात समझ आ रही है। तो ये जो अभी जो आपके पास है ये वाला डाटा जो है, ये टोटल कितना है, 3, और 3 की वैल्यू आपके पास 60 दे रखी है, पी के पास आया वो रिजल्ट है। तो अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 20 होगी और 2 की वैल्यू 40 होगी। इसका मतलब ये हुआ पी के पास पहले क्या होगा, पी के पास यहाँ पे 20 नंबर होगा और आर के पास यहाँ पे 100 नंबर होगा। वो कैसे हुआ उसको आप समझ लो, फिर आपका सारा क्वेश्चन आसान है। अब यहाँ पे इस लाइन को दोबारा पढ़ लो। आर ने क्या लिखा है, आर ने बोला है पी के पास जितना, मैंने इसको दो गुना दे दिया। पी के पास 20 है, इसका दो कितना, दो गुना कितना हो जाएगा, 40। 40 इसको दे दिया, 40 इसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो रिजल्ट बन गया आपके पास। क्लियर। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब सारे बच्चे इसको थोड़ा स्पीड से हम कवर कर लेते हैं। अब लिखा है आर गिव क्याऊ एज मच मनी एज मच कैंडीज एज क्याऊ ऑलरेडी हैव। सो क्याऊ का हाफ दे रहा दिया है यहाँ पे जितना उसके पास पहले था। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 40 नंबर रख लूँ तो 40 का हाफ कितना होगा, 20। 40 का हाफ कितना होगा, 20। 20 देने के बाद ये क्याऊ बन गया होगा। तो 20 हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और देना पड़ेगा। 100 के बदले में यहाँ पे 120 लिख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास क्याऊ के पास 40 है, 40 का हाफ कितना होगा, 20। 20 इसमें से क्या हो गया, ऐड हो गया। 20 इसमें से माइनस होके यहाँ पे आया होगा। फिर तो आर के पास 120 नंबर बचे, इसके पास इतने और इसके पास इतने यहाँ तक। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पी गिव क्यू एंड आर ईच ईच एज मैनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। तो पी ने क्यू आर को उतना दिया जितना उनके पास पहले था, मतलब इनका हाफ हाफ दिया होगा। फिर तो आर के क्यू के पास 40 है, इसका मतलब इसके पास पहले 20 होगा, जितना था उतना ही कैंडीज इसको दे दिया, 20 नंबर और दे दिया। और यहाँ पे इसके पास 120 था यहाँ पे, तो इसके पास 60 होगा। 60 में अगर 60 ऐड करोगे तो ये इतना मिल गया होगा। और ये 60 और 20 किसने दिया था, पी ने दिया है। तो पी के पास कितना होगा, पहले पी के पास यहाँ पर 20 ये वाले जो थे इसके, और 20 ये वाले और 60 ये वाले। तो पी के पास पहले 100 नंबर होगा। 100 में से उसने यहाँ पर ये 20 और 60 टोटल 80 नंबर देकर अपनी पोजीशन 20 पे पहुंचा होगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि पी के पास और यहाँ पे लास्ट में आर के पास स्टार्टिंग में कितना था, पी के पास स्टार्टिंग में कितना है, 100, और आर के पास स्टार्टिंग में कितना है यहाँ पे 60। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5:3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको दोबारा से ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। The adjacent sides of a parallelogram is given. If the perpendicular distance between the shorter side is given, then what is the perpendicular distance between the longer side? सबसे पहले आपको पैलोग्राम पता होना चाहिए। पैलोग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पैलोग्राम के अंदर बस ये साइड आपकी 90 डिग्री नहीं होती। क्लियर। सो अगर मैं यहाँ पे एक साइड 36 ले लेता हूँ, दूसरी साइड 27 आएगी। शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो यहाँ का जो परपेंडिकुलर है, यहाँ का परपेंडिकुलर ये हो गया, और यहाँ का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे H1 और H2 के नाम से लिख सकता हूँ। सो नाउ रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ ए एरिया ऑफ ए पैलोग्राम। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैलोग्राम, साइड इनटू हाइट। सिंपल वर्ड्स में आप ये सोच सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, बच्चे उलझ जाते हैं। तो उलझने से बचने के लिए आपको सब बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास साइड ये है तो हाइट इसकी ये वाली आएगी 36 इंटू H1, और अगर मेरे पास साइड ये है तो हाइट इसकी ये वाली आएगी H2, तो 27 इंटू H2। क्लियर।
सो अब शॉर्टेस्ट साइड की जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर है वो गिवन है, ये बात ध्यान रखिए। शॉर्टेस्ट कौन है? ये वाला 27, यही हुई शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो क्या बिगर वाले का मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ या नहीं बताओ? तो ये इससे कट जाएगा हमारे पास 3 बार, ये इससे कट जाएगा यहाँ पर 9 बार, तो H1 की वैल्यू 9 आएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन फॉर्मेट समझ आए होंगे 20 के 20। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और इस चैनल को ज्वाइन कर लो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।